अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का जो मकसद है, वो ये है कि आपके जो कमेंट्स हैं, उनको मैं कोशिश करके एक-एक करके तो रिप्लाई करता हूँ, बट मैंने ये सोचा है कि कोई ना कोई बीच में एक ऐसा दिन हम रखें, जिसके अंदर आपके तमाम कमेंट्स को अगर मैं वीडियो की शक्ल में रिप्लाई कर सकूँ या एटलीस्ट 2 कमेंट जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिहाज़ से कंसर्निंग है या जिनको वीडियो के थ्रू रिप्लाई करना है या थोड़ा-सा डिटेल रिप्लाई करना, जो कि टेक्स्ट पे करना या कमेंट पे करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको वीडियो के अंदर मेंशन करेंगे, फीचर करेंगे और उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम एक पेज पे आ जाएँ और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को हम अलाइन कर सकें। तो ये मैं एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें आपकी भी हेल्प रिक्वायर्ड होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें या ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, वो हमें हम तक पहुँचाएँ कमेंट सेक्शन के थ्रू। और अगर हमें ऐसा लगता है कि इस कमेंट को हमें फीचर करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल वीडियो के अंदर फीचर करें। तो अब तक जितनी मैंने वीडियोज़ पोस्ट की हैं उसके अंदर से कुछ कमेंट्स यहाँ पर हम मैसेज करेंगे और एक-एक करके को आंसर करेगा। फिर चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले मेरी एक वीडियो थी जिसमें हमने आईपीएल के ऊपर बात की थी कि कोहली जो है फाइनली जीत जाते हैं। तो हमारे एक भाई का रिप्लाई आया, बड़ा अच्छा-सा रिप्लाई आया, दिनेश सिंह, बहुत जल्दी। उनका जो कमेंट है वो है बहुत जल्दी। अच्छा, इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि अब जब ये वीडियो अपलोड हुई है तकरीबन आईपीएल को 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे कुछ गुज़र चुके थे। अच्छा, इसकी वजह ये थी कि वीडियो तो बहुत पहले हमने शूट कर ली थी, 1 या 2 या 3 दिन के बाद हमने शूट कर ली थी। बट उसे अपलोड करने का, उसे एडिट करने का जो है, थोड़ा-सा हमारे पास टाइम के कुछ कंस्ट्रेंट्स थे जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। और ये बात मैंने शायद अपनी एक वीडियो में भी कही है कि जो हुमैरा असगर के हवाले से वीडियो थी, कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस बात को समझते होंगे कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब एंड हेक्टिक जॉब, अगर हम इसको कहें कि आपने सबसे पहले अपने कंटेंट को अलाइन करना है, आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपने उसके ऊपर फैक्ट्स फैक्ट्स को चेक करना है, देन आपने उसको शूट करना है, शूट के अंदर डिफरेंट किस्म के मामलात होते हैं, देन आपने उसको एडिट करना होता है एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि अगर इस तरीके की वीडियोज़ हैं, मैं जल्द से जल्द उनको अपलोड करने की कोशिश है। देन हमारी एक और वीडियो है जो इन्फ्लेशन के ऊपर हमने बनाई थी कि आई एम प्रेडिक्टिंग कि आगे वक्तों में इन्फ्लेशन आ सकती है। इसकी बहुत सारी वजह थी, लेकिन मैंने जो 2 प्राइमरी कंसर्न्स को हाइलाइट किया था, नंबर 1 वाज़ द डॉलर प्राइस, कि डॉलर जो है हमारी मार्केट से उस वक़्त शॉर्ट था। अभी भी शॉर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा डॉलर्स की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है, बट गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेना स्टार्ट किया है। सेकंड कंडीशन वाज़ कि मार्केट के अंदर जो ऑयल प्राइसेज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं और इसका ऑयल जो है, थोड़ा-सा हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है एज़ कंपेयर्ड टू द टाइम लेट्स से बिफोर द ईरान-इज़राइल वॉर। तो वहाँ पर कुछ कमेंट आए थे, जैसे एक कमेंट आया था, द आईएमएफ कंडीशंस आर अ किलर ऑलवेज हैव बेच। यानी एक बात समझें कि आईएमएफ कंडीशंस क्यों होती हैं। ये बात से मैं थोड़ा-सा एग्री करता हूँ, बट हमें भी ये समझना होगा कि आईएमएफ हमें मुश्किल कंडीशंस क्यों देता है, ठीक है? कोई भी कंट्री आईएमएफ के पास तब जाती है जब इसके लिए दूसरे लोन्स के जो ऑप्शन होते हैं ना, वो जो है खत्म हो जाता है, यानी वो ऑप्शन एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। यानी आप इसकी मिसाल कुछ ऐसी होती है कि आप एज़ एन इंडिविजुअल अपने आप को देखें, अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएँगे? आप जाएँगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास। आप घरवालों से माँगेंगे, अपने दोस्तों से माँगेंगे, अपने ऑफ़िस पे माँगेंगे, क्योंकि ये ईज़ियर ऑप्शन होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे टाइम के अलावा आपके पास कुछ ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आपको ज़्यादा ऊपर पैसे देने नहीं होते, क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे होते। तो आप सबसे पहले ईज़ी ऑप्शन ईज़ी लोन की तरफ जाते हैं। और अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं होता, देन यू गो टू अ बैंक, और बैंक आपसे डिफरेंट किस्म के पेपर वर्क माँगता है। अगर वो बैंक के साथ आपके कोई भी किसी वजह से एक्स-वाई-ज़ेड में से मामलात नहीं बनते, देन आप किसी न किसी शेडी बिज़नेस की तरफ जाएँगे या शेडी लोन सप्लायर्स की तरफ जाएँगे, जो कि डिफरेंट तरीके के लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑन वेरी मुश्किल कंडीशंस के ऊपर, अगर टू पुट इट इन एन ईज़ी वे। तो सिमिलर कंडीशन पाकिस्तान की भी है या उन कंट्रीज़ की भी है जिन्होंने लोन्स बहुत ज़्यादा जमा कर लिए हैं, और अब वो लोन्स को उतारने के लिए उन्हें आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है या नए लोन्स के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। तो आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ उनके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की रिकमेंडेशन देता है। तो अगर एक कंट्री आईएमएफ के पास जा रही है, तो हमें बात समझने की ज़रूरत है कि वो कंट्री बहुत ज़्यादा जो है अपने स्ट्रक्चर की वजह से परेशान है, और आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ उसको अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कंडीशंस बताता है कि आप ये कंडीशंस करोगे तो आपकी हालत बेहतर होगी, देन हम आपको एक अच्छा लोन दें। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि आईएमएफ अगर कोई हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो हमारे भले के लिए दे रहा है। अब चाहे वो ऑयल प्राइसेस की वजह से हो, चाहे वो अनवांटेड सब्सिडीज़ को खत्म करने की बात हो, तो ये आईएमएफ हमेशा अच्छा ही करता है मेरे नज़र से। एक और कमेंट है, द एनर्जी सेक्टर इज़ गोना गेट रट नो डाउट।
अच्छा, कुछ हद तक मैं इन बात से भी एग्री करता हूँ जिन भाई का ये कमेंट था, क्योंकि अगर हमारे ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली सबसे पहला इम्पैक्ट जो आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, एंड सेकंड इम्पैक्ट जो आएगा वो ऑयल प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस पे आएगा। जो बिजली हमारे यहाँ बहुत महंगी है, मज़ीद और महंगी हो सकती है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, अल्लाह ना करे बढ़े, बट अगर बढ़ती है तो एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। देन आपने हमारी शॉपिफाई के ऊपर जो ई-कॉमर्स के ऊपर जो वीडियोस थी उनको बहुत पसंद किया, और सबसे ज़्यादा अब तक मेरे चैनल के ऊपर जो रीच आई है, कमेंट्स आए हैं, वो उनके उन वीडियोस पे ही आता है। तो अगर हम शॉपिफाई स्कैम वाली वीडियो की बात करें, तो एक कमेंट आया है, द गुरुज ऑलवेज कम्युनिटी लीव आउट द हार्ड पार्ट्स। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, उस वीडियो में मैंने ये कोशिश की थी कि हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड जो भी शॉपिफाई को ईज़ी कहते हैं, और ये बात बता दें कि शॉपिफाई ऐसा है, आप रातों-रात पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमने उस वीडियो को ऐसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताने की कोशिश की थी कि आपको किस तरीके से अपना शॉपिफाई स्टोर एस्टैब्लिश करना होगा और क्या-क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट हैंडलिंग पार्ट टू द लॉजिस्टिक पार्ट। हमने एक-एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की थी, और हमने बताया था कि काम तो हो सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ईज़ी। उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि गुरुज़ हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड है, वो हमेशा ये मुश्किल पार्ट जो है नहीं बताते, और ज़ाहिर है अगर बताएँगे तो ये कोशिश कौन करेगा। आई टोटली एग्री। उसके बाद एक एक कमेंट आया है, द वीडियो इज़ अ मच बेटर इन्वेस्टमेंट देन एनी ऑफ दिस कोर्सेज रोज़। तो मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई है, और मकसद यही होता है कि अगर इस तरह की कोई नॉलेज हमारे पास है, हम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनका भी कोई ना कोई इससे फ़ायदा हासिल हो सके। फिर एक कमेंट आया है, दैट प्रोडक्ट हंटिंग इज़ अ पेन, वेयर डू यू इवन स्टार्ट? तो देखिए, ये बात तो तय है कि प्रोडक्ट हंटिंग हमेशा से एक मुश्किल काम, और इससे ज़्यादा मुश्किल काम है अगर आप ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसके ऊपर भी कमेंट्स आए थे। अगर आप ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रोडक्ट भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नीश को सिलेक्ट करना। नीश का मतलब आप किस कैटेगरी में माल बेचना पसंद करता, और ये जो कैटेगरी है, ये जो कहते जो आप नीश सेलेक्ट करेंगे, दैट विल डिफाइन द नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स जिसमें आप अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। कि प्रोडक्ट तो आप एक चला, नहीं चला, दूसरे पे चलेगा, तीसरे पे चलेगा, ये तो एक लेट्स से वर्क इन प्रोग्रेस है। आप जैसे-जैसे प्रोडक्ट लगाते जाएँगे, आपका प्रोडक्ट चलेगा, नहीं चलेगा, आप उसके अंदर R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तरफ जाएँगे, मल्टीपल चीज़ें होंगी। बट नीश सेलेक्ट करना तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप बीबी निश में जा रहे हैं, बीबी प्रोडक्ट्स की निश में जा रहे हैं, ये एक बहुत ही डिफरेंट निश होती है, इसकी मार्केट और डिफरेंट है। इसकी सोर्सिंग करने के तरीके, प्रोडक्ट सोर्सिंग के तरीके, प्रोडक्ट को बेचने के मार्केटिंग के तरीके बहुत डिफरेंट है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड्स स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़ाहिर है जिस नीश की तरफ आप जाएँगे, वो पूरी की पूरी आपकी जर्नी को डिफाइन करेगा। एक और कमेंट है, स्टार्टिंग अ शॉपिफाई स्टोर लास्ट ईयर कैन कन्फर्म इट इज टफ। जो किसी एक बंदे ने शॉपिफाई स्टोर को स्टार्ट किया था, वो हमारी बातों से एग्री करता है, तो बिल्कुल थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। देन हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम बात ये कर रहे थे कि व्हाई डज ई-कॉमर्स फेल इन पाकिस्तान। तो उसके अंदर एक कमेंट आया था कि आई एग्री 100% अबाउट द प्रोडक्ट सोर्सिंग चैलेंजेस मेंशन। को वंस अगेन उसके ऊपर मैं यही बात करूँगा कि प्रोडक्ट हंटिंग तो सिर्फ एक मुश्किल टास्क है, बट नीश को सिलेक्ट करना मेरे हिसाब से उसी में मुश्किल टास्क है। और प्रोडक्ट हंटिंग में भी हमें खैर इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, जो हमने 6-7 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि नंबर 1, आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे। अगर वो प्रॉफिट नहीं देगा आपको, तो आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता, एज़ सिंपल इतना है। देन वो कोई प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा हो, या कोई आपको वाव फैक्टर दे रहा हो, एंड थर्ड वो यूनिक प्रोडक्ट हो। फिर उसके अलावा मार्केटिंग करना आसान हो जिस प्लेटफॉर्म पे आप करना चाह रहे हैं, सीजनल प्रोडक्ट ना हो, लार्ज मास ऑडियंस को प्रेफर करना हो। तो ये सारे के सारे तरीके, उसके ऊपर आप प्रोडक्ट को हल्ट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। टेस्ट के बाद अगर प्रोडक्ट आपके जो feasibility है उसके मुताबिक अगर उतरता है, देन यू कैन ऑर्डर अ लार्ज क्वांटिटी ईदर फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और फ्रॉम चाइना। देन हमारी एक और वीडियो थी, व्हाइट लेबल वर्सेस ब्रांड बिल्डिंग, वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस। उसके अंदर एक बात बोली थी, किसी का कमेंट आया है, बिल्डिंग अ ब्रांड डेफिनेटली टेक्स मोर एफर्ट बट इज वर्थ इन द लॉन्ग लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई भी ब्रांड की तरफ जाते हैं, तो ये एक ईजी टास्क नहीं है। इट विल टेक ईयर्स इफ नॉट मंथ्स, और ईयर्स के अंदर भी आपका जो है वो पैसा कमाने की गारंटी नहीं होती है। आप पैसा काफ़ी वर्क करेंगे, बट और मेहनत भी है, काफ़ी है, और लेकिन अगर एक पॉइंट ऐसा रीच आउट हो जाता है कि लोग आपके ब्रांड को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे, देन आप इसका खरीदेंगे। फिर हमारे पास एक कमेंट आया है कि एनीवन गॉट टिप्स फ्रॉम क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी ऑन अ बजट। तो यहाँ पर इस कमेंट को मैं रिप्लाई करते हुए बताऊँगा कि देखें, बजट का कोई मसला नहीं होता। आपने ये काम करना है कि आप जब भी कोई ब्रांड बना रहे हैं ना, तो आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और ब्रांड की एक निश होनी चाहिए। जैसा मैंने पहला वीडियो के स्टार्ट पर कुछ कहा, जब आप ब्रांड की निश फाइनलाइज़ करेंगे, तो आपको उस हिसाब से
एक ग्राफिक डिज़ाइनर को बिठाना होगा मेरे साथ, जो कि आपके स्टोर को है ना एक आइडेंटिटी देगा। चाहे वो कलर स्कीम में हो, चाहे वो लोगो में हो, चाहे वो आपके ब्रांड के नाम में हो, वो तो ख़ैर भई आप आपको ही डिसाइड करना है। बट ये सारी सिचुएशन जो है आपने डिसाइड करनी है। और इसके बाद जो है आप फ्लायर्स वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं, वेबसाइट वगैरह आप अच्छे से सेटअप करवा सकते हैं। तो बजट थोड़ा-सा इसमें टाइट रखना पड़ेगा और तभी आगे जाके जो है आप एक अच्छा सक्सेसफुल ब्रांड लॉन्च कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो हमने एक वीडियो डाली थी, उसके ऊपर एक कमेंट आया है हमारे इंडियन भाई का कि अनरिसर्च एंड टोटली बायस्ड पर है। देखिए, इस वीडियो का जो पर्पस था वो किसी इंडियन को डीमिंग करना नहीं था, बल्कि एक सिचुएशन को बताना था कि इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। और कहीं न कहीं इस बात को हमारे इंडियन भाइयों को समझना होता कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी से ग्लोबल जो वर्ल्ड पावर्स हैं पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इसमें इंडिया की जो फ्लंडर्स कहूँगा, इंडिया का जो फेलिंग फॉरेन पॉलिसी या फेलिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका कहीं न कहीं इसमें रोल है। लेकिन वंस अगेन अभी जो हम डोनाल्ड ट्रंप की हमने कुछ ट्वीट्स वगैरह उस वीडियो में भी मेंशन की थी, कोई मुझे एक बात बताएँ, इंडियन मीडिया हाउसेस ने उस ट्वीट को बड़ा ललकारा, बहुत सारी बातें हुई, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भी किया। बहुत-बहुत अच्छी किस्म के मैं समझूँगा कि जो इंडियन को डेड इकोनॉमी बोला, वंस अगेन आई ब्रीफली भी बिलीव कि मैं अपनी तरफ से समझता हूँ, इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट अ डेड इकोनॉमी। और कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो अपना एक हैंड प्ले किया। पर कहीं न कहीं वो जो रिएक्शन आया, क्या वो रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आना चाहिए था? क्या वो रिएक्शन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से नहीं आना चाहिए था? क्या वो रिएक्शन नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आना चाहिए था? क्या इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके उन ट्वीट्स को जो है उन ट्वीट्स के खिलाफ बात नहीं बोलनी चाहिए थी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडियन अ, अगर हम बात करें इंडियन नैरेटिव्स की बात करें तो वो हमेशा से एंटी पाकिस्तानी रहा है। इसके अलावा इंडिया के साथ जितने भी डिफरेंट किस्म के जो आजकल डिफरेंट नेबर्स के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, उनके ऊपर तो अब इंडियन सभी से बात नहीं की जाती। क्या हमने देखा कि इंडियन असेंबली में चाइना को ललकारा दिया हो? बिल्कुल नहीं। क्या हमने देखा कि इंडियन असेंबली के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर बात की जा रही हो, जो कि बार-बार कहते हैं कि उन्होंने मेडिएशन की है, बार-बार उन्होंने सीज़फायर करवाया। क्या उसके ऊपर कोई बात की जा रही है? नहीं। पर ही टोन डाउन तरीके से अगर कोई रिप्लाई किया भी जा रहा है तो बहुत टोन डाउन तरीके से रिप्लाई किया जा रहा है। कोई डायरेक्ट हेट फ्रंट नहीं किया जा रहा। जबकि मैं जो बात समझाना चाह रहा था, मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि अगर ये वर्ल्ड पावर है, जैसे चाइना की एग्ज़ाम्पल है, कि चाइना को काम छुप के कर रहा है क्या? रशिया को काम छुप के कर रहा है क्या? उनको जिसको भी सपोर्ट करना होता है खुल के करो। जैसे चाइना ने पाकिस्तान को ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर सपोर्ट किया और खबरों में भी आके कहा और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर भी कहा कि हम ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। तो आप देखें इसी तरीके से टैरिफ वॉर की अगर हम बात करें, तो अमेरिका जैसे टैरिफ लगाता था चाइना पे, चाइना उसको काउंटर टैरिफ करता था, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है कि आप कोई एक की तरफ हाथ उठाओगे तो वो आपकी तरफ हाथ उठाएगा। आप चाइना आपको फर्स्ट ब्लो मारने देगा लेकिन सेकंड ब्लो मारने नहीं देगा, ये चाइना की पॉलिसी है। तो चाइना ने अमेरिका को ना सिर्फ ट्रेड वॉर में हराया बट अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स और अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के थ्रू इनके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं कर पाते डोनाल्ड ट्रंप, और किसी भी सबकी कोई इनको जो है ना नीचा नहीं दिखा सकते, जो मेरा कहने का मकसद है। तो यही इस वीडियो का पूरा पॉइंट था और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँ ताकि मैं अपने पॉइंट्स को मज़ीद बेहतर तरीके से ला सकूँ। तो ये कुछ कमेंट्स थे जिनको हमने अपने वीडियो के अंदर या इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया। ज़ाहिर है बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबको वीडियो के अंदर इंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। और भी अगर कोई मुझे इस तरीके के कमेंट्स रखें तो मैं कोई पर्टिकुलर डे सिलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर जो है हम वीडियोज़ बनाएँगे और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। इसके साथ-साथ अगर आपको वंस अगेन मैं कहता हूँ वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके ज़हन में कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर ऐसा लगेगा कि मैं अपने वीडियोज़ के अंदर भी इसको फीचर करें। थैंक यू।